नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश बीजेपी को 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह संगठन नए चेहरे को कमान सौंपेगा। नामांकन 1 जुलाई से होंगे और अगले दिन भोपाल में होने वाली कार्य समिति की बैठक में नाम का ऐलान होगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा, ये 2 जुलाई को पता लग जाएगा। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सबसे मजबूत दावेदारों में नाम है दुर्गादास उइके का, बैतूल से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री। संघ की विचारधारा से जुड़े उइके को आदिवासी समाज का निर्विवाद चेहरा माना जाता है। गोंड समाज से आते हैं। विजय शाह के विवादों में घिरने से पार्टी को एक बड़े गोंड चेहरे की जरूरत भी है। दूसरा नाम भी बैतूल से ही है, हेमंत खंडेलवाल का, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक। पिता संघ के बड़े नेता थे, लिहाजा खंडेलवाल भी संघ और संगठन की पसंद हैं। हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश को संगठन की प्रयोगशाला मानती है। ऐसे में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी महिला नेता को भी कमान दी जा सकती है। जो नाम चर्चा में है उनमें अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है। नंदिता पाठक बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, नानाजी देशमुख की पुत्री कही जाती हैं। रीति पाठक सीधी से विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सीमा सिंह जादौन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रंजना बघेल आदिवासी समाज से आती है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जातिगत समीकरण और दावेदारों की सूची और भी है। ब्राह्मण चेहरों में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र शुक्ल, वैश्य चेहरे में हेमंत खंडेलवाल और सुधीर गुप्ता, क्षत्रिय में अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति के नेताओं में प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, हरिशंकर खटीक, अनुसूचित जनजाति के नेताओं में गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये नाम चर्चा में है क्योंकि राज्य में जातिगत समीकरणों ने इसे थोड़ा लंबा खींचा है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230, एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटें हैं। बीजेपी से 24 आदिवासी विधायक चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 22, एससी के लिए आरक्षित 35 सीटें हैं जिसमें से 26 पर बीजेपी विधायक जीते हैं, कांग्रेस के 9। देखिए, नया तो कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो जनता भी देख रही है। सत्ता नहीं संभल रही है, संगठन भी नहीं संभल रहा है। आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतंत्र की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, पिछले 6 साल से एक ही अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि आज अध्यक्ष बदल रहे हैं, कल बदल रहे हैं। इनके जिलाध्यक्षों के चुनाव में ही काफ़ी समय लगा, कहीं मंडल अध्यक्षों में लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि जितने भी नाम हैं आप देख रहे होंगे 2 दशकों से यहाँ पर नाम है और पर्ची जिस तरीके से आती है वो पर्ची का इंतज़ार कर रहे हैं सब 2 जुलाई को, जो साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्ची आए और पर्ची बता दे। जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कई राज्यों में, उसी तरीके से उम्मीद है और जो दिख रहा है कि सिर्फ ये पर्ची वाला एक संगठन बन के रह गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 60 में 9 महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किए थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे 2028 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सभी विधायक, सांसद, 115 पार्टी प्रतिनिधि, पदाधिकारी और 60 जिला अध्यक्ष मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को अगले महीने नया मुखिया मिल जाएगा। सुंदरलाल पटवा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता 2 दफ़े मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के 45 सालों के इतिहास में वीडी शर्मा वो पहले नाम हैं जो सबसे लंबी पारी खेलकर अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे, 5 साल से ज़्यादा, और वो भी तब जब महज 7 साल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद वो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।
मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा विवादों से उबर नहीं पा रही है। इसमें फर्जी कॉलेज और एडमिशन घोटाले को लेकर सीबीआई जांच हो रही है। अब 3 साल पहले जैसे तैसे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हुए तो अब इसके मूल्यांकन में घपले का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। देखिए खास रिपोर्ट। ऑनलाइन चेक हो रही इन कॉपियों के तरीके को जरा गौर से देखिए। ये मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग एग्जाम की कॉपी चेक हो रही है। समय 1 मिनट भी नहीं बीता और ये पूरी कॉपी चेक हो गई। अब इन तरीकों को देखकर भला कौन सवाल नहीं उठाएगा। नर्सिंग शिक्षा विवादों से उबर नहीं पा रहा। इसमें फर्जी कॉलेज और एडमिशन घोटालों को लेकर पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। अब बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के मूल्यांकन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नर्सिंग परीक्षा की बिना पढ़े कॉपियां जांची जा रही हैं। कॉपी जांचने का कथित वीडियो सामने आया है। चंद सेकंड में पूरी कॉपी जांच डाली। नर्सिंग परीक्षा की ऑनलाइन कॉपियां भी जांची गई। नर्सिंग की परीक्षा 3 साल बाद आयोजित हुई। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चलते परीक्षा रुकी हुई थी। तस्वीरें बड़ी गड़बड़ झाले की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि एनडीटीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एनएसयूआई प्रदेश सचिव राम सेवक गुर्जर का कहना है कि ऐसे कॉपी मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़े से नर्सिंग के छात्रों का भविष्य अब खतरे में है और जो शिक्षक अपनी आईडी से दूसरे लोगों से कॉपी चेक करवाते हैं, उनके ऊपर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है। एमपीएमएसयू 2022 सेशन की अभी कॉपी चेक हो रही है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग। उसमें क्या है, एमपीएमएसयू एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉपी चेक कराता है जिसका नाम है डीवीएस। उसमें सर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने क्या किया, लॉगिन आईडी सीनियर शिक्षक को दे दी है। अब सीनियर शिक्षक अपनी आईडी से किसी और के साथ कॉपी चेक करा रहा है। हम लोगों ने इस बार जब कॉपी चेक होना किया तो हमारी टीम ने पूरे एक सबूत इकट्ठे किए और पूरे सबूत के साथ हम लोग पेश कर रहे हैं। सब अभी तक किसी से नहीं किया। मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मैंने बात की है, उनको मैंने बताया है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों ने सब साक्ष्य हमको पेश किए हैं तो उसके आधार पर वो सारे टीचरों को ब्लैकलिस्ट करेंगे। बीएससी नर्सिंग में 3 साल में एक बार परीक्षा हो रही है। ऊपर से कॉपी मूल्यांकन में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एमपीएमएसयू विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड सीनियर शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कॉपी मूल्यांकन के लिए भेजता है, लेकिन सीनियर शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी अयोग्य लोगों को देकर उनसे कॉपी का मूल्यांकन करवाते हैं। ऐसे में यहाँ के नर्सिंग के छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। हालांकि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलगुरु के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि कोई भी कॉपी 2 बार चेक होती है। मामले की लिखित शिकायत नहीं मिली। अगर ऐसा हुआ है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत उसकी शिकायत नहीं मिली, पर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पता चला किसी तरह कि किसी टीचर ने कॉपी में कम समय में चेक कर ली। तो शिकायत की हम गंभीरता से आने दो, जांच करेंगे। और जब डबल वैल्यूएशन होता है, मानो किया जिस भी टीचर ने किया बिल्कुल गलत है और उसकी जांच होगी और दोषी टीचर को हम हटाएंगे भी, कार्रवाई भी करेंगे सख्त। लेकिन जब डबल वैल्यूएशन होता तो माना यदि किया भी तो एक टीचर ने अगर उसमें समय नहीं दिया प्रॉपर या ठीक से नहीं किया हो तो दूसरे टीचर ने किया। 2 टीचर हमारे यहाँ डबल वैल्यूएशन है। इसीलिए कि अगर इस तरह की छोटी मोटी चूक हो तो वो रेक्टिफाई हो सके, इसलिए डबल वैल्यूएशन है। और ये शिक्षक की गलती है तो स्पेसिफिक टीचर की, यदि उसने अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभाई तो ये मामला गंभीर है और विश्वविद्यालय इसमें संज्ञान लेगा। बहरहाल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव का कहना है, इस घपलेबाजी के सारे सबूत यूनिवर्सिटी के अफसरों को दे दिए गए हैं, यानी गेंद यूनिवर्सिटी के पाले में है। अब उन्हें तय करना है कि वे इस गड़बड़ झाले पर कैसे रोक लगाएंगे। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देवश्री बाली की रिपोर्ट। सीधी से सिंगरौली जाने वाली सड़क निर्माण का ठेका एक बार फिर से निरस्त हो गया है। पिछले 13 साल से इस सड़क को बनाने के लिए कई कंपनियों को ठेका दिया गया, लेकिन हर बार ठेकेदार बदले, लेकिन सड़क निर्माण आज तक अधूरा है। देखिए सड़क की बदहाली की पूरी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट।
अभी बारिश के मौसम की शुरुआत है और इस सड़क की ऐसी दुर्दशा को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अगर मूसलाधार बारिश हुई तो इस सड़क की हालत क्या होगी। सीधी से सिंगरौली जाने वाली इस सड़क को 4 लेन बनाने की कवायद साल 2012 में शुरू की गई थी। सड़क का निर्माण 100 किलोमीटर तक होना था, लेकिन अभी महज 50% ही इसका काम पूरा हो पाया है। यानी काम शुरू होने के 13 साल बाद भी ये सड़क अभी तक अधूरी है। अब मन में सवाल उठ रहे हैं कि 13 साल बाद भी ये सड़क आज तक आखिर क्यों नहीं बन पाई। तो इस ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। साल 2012 में सड़क का भूमि पूजन किया गया। करीब 100 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बननी थी। गैमन इंडिया कंपनी को सड़क निर्माण का ठेका मिला। सड़क के लिए 871 करोड़ का फंड भी जारी हुआ। अलग अलग समस्याओं के कारण कंपनी ने ठेका छोड़ दिया। अब तक सिर्फ 50% ही सड़क बन पाई है। 1200 करोड़ सड़क निर्माण में अब तक खर्च हो चुके हैं। अधूरी सड़क का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इसके लिए अफसोस जताया है और लेट लतीफी को लेकर कई बार ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है। कई ठेकेदारों का ठेका कैंसिल भी हुआ है। अब फिर से ठेका कैंसिल होने से अधूरी सड़क रह गई है। हाल ही में 2 साल पहले टीवीसीएल कंपनी को सड़क निर्माण के लिए ठेका मिला। कंपनी के भी सड़क निर्माण के काम में शिकायत मिली, जिसके बाद सरकार ने इस सड़क निर्माण कंपनी का ठेका भी निरस्त कर दिया। अब बारिश के दिनों में नए ठेके की प्रक्रिया होनी है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि 12 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन जब तक ये सड़क पूरी नहीं बनती, तब तक यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे वे कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। सर, ये 10 साल से सड़क बन रही है। आज तक समझ में नहीं आ रहा कि बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या इस सड़क के बारे में कहेंगे जो सीधी सिंगरौली की सड़क है? बहुत दयनीय स्थिति है रोड की। हम लोग तो बड़े बड़े वाहन लेके कंटिन्यू आते जाते रहते हैं इस रोड में। सीधी से और सिंगरौली तक की जो रोड है इतनी घटिया रोड है। ये सामने खड़ा वाहन, ये मेरा वाहन है, तो भी फंसा है 2 दिन से। ये सड़क कब से देख रहे हैं आप इस तरीके से? अब ये सड़क कम से कम 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया। ऐसे देख रहे हैं, कभी डामर डाल देते हैं, कभी गड्ढा हो गया। आप देख तो रहे हैं कितनी गाड़ी फंसी है। सुबह से गाड़ी फंसी हुई है हमारी। अब इसकी परेशानी शासन को नहीं दिखता है। ये तो सड़क बन रही है करीबन, आज मान लीजिए करीबन 2 साल हो गया इसको बनते ना, जो नया टेंडर हुआ। हाँ जी। तो क्या स्थिति है, देख पा रहे हैं आप? स्थिति तो आप देख रहे हैं कि रोड पंचर है पूरी। न गाड़ी जा रही है, न मोटर जा रहे हैं, न आदमी जा रहे हैं। उधर अधूरी सड़क पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। 13 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का काम पूरा न होने पर केंद्र और राज्य के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के अधूरी सड़क पर अपने ही तर्क हैं। सीधी सिंगरौली रोड 4 लेयर का जो टेंडर हुआ था 2012 में, और लगातार 15-16 साल बीता जा रहा है, अभी तक रोड नहीं बन पाई और 2 बार टेंडर निरस्त हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, उनकी सरकार है। और उसी रोड से कल डिप्टी सीएम भी गुजरे हैं, सांसद महोदय हर तिसरे रोज गुजरते हैं और लगभग पूरे नेता उधर से जाते आते रहते हैं। और हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अभी रोड नहीं बन पाई है और पूरा रोड जो तालाब किनारी हो गया है। बड़े बड़े वाहन जाते हैं और वहाँ एक्सीडेंट होके और लड़ जाते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि कब बन पाएगी सीधी और सिंगरौली रोड। अब इसका मालिक तो भगवाना है। मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स आ गए हैं। काम शुरू हो गया है, जो इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है, और उसका 2-3 महीने जब तक के लिए कि हमारा नया टेंडर नहीं ओपन होता है, मेंटेनेंस के अलग से 12 करोड़ रुपए सेंक्शन, मतलब 2 तारीख को उसका निविदा खुलना है। और जो मेन टेंडर है रोड का, वो टेंडर भी जो है 2-3 दिन के अंदर लग जाएगा। कल सी जो MPRDC के हैं वो कल आए थे, मिस्टर जैन और साथ में सहयोगी लोग थे। कल ही सब पूरा डिस्कस हुआ है। कल वो खुद पूरा यहाँ से लेकर सिंगरौली तक गए थे, क्योंकि मैंने हर जगह चिट्ठियाँ लिख दी थी और पत्र कर दिया, तो उसमें कार्रवाई। बहरहाल ये तो रही सियासत की बात, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जर्जर सड़क पर आने जाने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजाना दुश्वारियों से 2-4 होना पड़ता है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर यात्रा कर रहे हैं।
ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण पूरा कराए ताकि लोगों के आने जाने का रास्ता फिर से सुगम बन सके। बहुत ज्यादा पीछे भी सड़क खराब है, जो सिंगरौली से सफर करके आ रहे हैं और जो परेशानी है ये सबको परेशानी है। तो एक बार फिर से सबकी मांग यही है कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए जिससे आवागमन व्यवस्थित हो सके। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। उमरिया की लोढ़ा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र अव्यवस्थाओं से भरा है। ये केंद्र बिना बिजली और बिना पानी के संचालित हो रहा। केंद्र को बने 13 साल बीत गए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में आज तक प्लास्टर तक नहीं है। ऐसे में यहाँ के बच्चों को काफी परेशानियां हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत लोढ़ा के आंगनवाड़ी क्रमांक 3 में, जहां पे ये काफी वर्षों से आंगनवाड़ी संचालित है। ये भवन आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना भवन है, जर्जर भवन भी दिख रहा है। हम आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर चल के आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पे बच्चों को बैठाया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र की क्या व्यवस्थाएं हैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये आंगनवाड़ी केंद्र है जो ग्राम पंचायत लोढ़ा में संचालित है क्रमांक 3 में। आप ये देखें, आंगनवाड़ी भवन है जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। आप ये देखें, बच्चे बैठे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र है, ना तो छपाई है और ना ही यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की गई, ना ही पंखे वगैरह लगे हैं। देखा आपने उमरिया के इस आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग को, जिसे बने 13 साल हो गए, लेकिन आज तक इस पर प्लास्टर तक नहीं लगा। कमरों में ना बिजली है और ना ही बच्चों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए पीने का पानी। मेंटेनेंस के अभाव में आंगनबाड़ी की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। ग्राम पंचायत लोढ़ा क्रमांक 3 के इस आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग की ऐसी स्थिति हो गई है कि बारिश के इन दिनों में बिल्डिंग की छत से पानी टपकता रहता है, जिससे बच्चों को बैठने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे यहाँ की आंगनबाड़ी सहायिकाएं कुछ इस तरीके से बयां भी कर रही हैं। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जैसे या छत जर्जर है और टपकता भी है, पानी चूता है, सारे कमरा में चूता है। तो बच्चे का इस कैसे बैठते, कितनी दिक्कतें होती हैं? बच्चे को दिक्कत जाती है बैठाने के लिए। बच्चे को लेने जाता हूँ तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे के जाके लाते हो, पूरे आंगनबाड़ी तुम्हारी चूती है, तो हम कैसे बच्चे भेजें। तो ले भी जाती हूँ, चारों कमरा चूता है, कहाँ पर बैठाएं। ये तो रही आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात। यहाँ के बच्चे भी इस दुर्दशा को लेकर अपने तरीके से बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका बहेगा। बताइए, दिक्कत होती है? क्या क्या दिक्कत होती है बताइए। पानी चीती है स्कूल में तो दिक्कत होती है बैठने में। और पंखे वगैरह लगे हैं? नहीं लगे, गर्मी लगती है। ये तो आंगनबाड़ी का एक कमरा था। बात दूसरे कमरे की करें तो उसकी भी दशा पहले कमरे की जैसी ही है, जिसको एनडीटीवी संवाददाता ग्राउंड जीरो से बयां भी कर रहे हैं। ये एक और कक्षा आंगनबाड़ी का है, इसका भी वही हाल है। आप ये देखें, ये पूरी बिल्डिंग में छपाई नहीं हुई, कई वर्षों पूर्व बनाया गया था, लेकिन अभी तक छपाई नहीं की गई। स्वाभाविक बात है, इतने वर्षों में अधिकारियों का आना जाना हुआ होगा, लेकिन अधिकारी इसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, उन्हें तो अपने ऑफिसों से मतलब है, उनकी ऑफिस में साज सज्जा रहे, एसी लगी रहे, और ये गांव में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनका अनदेखा भी वो कर सकते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या इस आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं बन सकती है। आंगनबाड़ी भवन का सुधार कार्य कराया जा सकेगा, जिससे इन नौनिहालों को अच्छी सुविधाएं मिल सके और ये आंगनबाड़ी केंद्र सर्व सुविधा युक्त बने और अच्छे से संचालित हो सके। लोढ़ा ग्राम से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार को समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीदी को 5 महीने बीत चुके हैं। बावजूद इसके केंद्रों में आज भी धान पड़ा हुआ है। कांकेर के कई धान खरीदी केंद्र में आज भी 1,88,000 बोरा धान पड़ा है। आलम यह है कि उठाव नहीं होने पर धान अंकुरित हो रहे हैं और ऐसे में अगर औने पौने दाम पर धान को बेचा गया तो सरकार को लाखों का नुकसान होना तय है। देखिए खास रिपोर्ट। ये केवटी का जो है
धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो धान है उसे किस तरह से यहाँ पर कवर करके ढक कर रखा गया है। तमाम जो झिल्लियां हैं वो लगाई गई हैं। बावजूद इसके क्योंकि बारिश का समय है, नमी आती है, नमी के कारण ये धान जो है अंकुरित होते हैं। लेकिन जो राइस मिलर हैं या यूं कहें कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या राइस मिलर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जानकारी ये है कि यहाँ के धान खरीदी को उठाव के लिए डीओ कट चुका है। बावजूद इसके अब 3 से 4 महीने होने के बाद भी अब तक उठाव नहीं हुआ है। सुना आपने, धान खरीदी बंद हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों में आज भी धान पड़ा हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे खरीफ सीजन में 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीद तो लिया, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में इसके रखने की व्यवस्था नहीं की गई। अब आलम ये है कि धान बारिश में भीगकर अंकुरित हो रहे हैं। अब हम धान खरीदी केंद्र की स्थिति इस ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। 53,14,290 क्विंटल धान की हुई खरीदी, 52,38,920 क्विंटल धान का उठाव किया गया। 75,370 क्विंटल धान केंद्रों में अब भी पड़े हैं। बारिश का सीजन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में धान में नमी की वजह से धान अंकुरित होने लगे हैं। जिले के केवटी लैंप्स में आलम ये है कि यहाँ 11,000 से ज्यादा धान के बोरे अभी भी केंद्र में उठाव नहीं होने की वजह से रखे हुए हैं। तो वहीं केंद्र प्रभारी योगेश सोनवानी का कहना है कि धान को ढक कर रखा गया है, लेकिन बारिश के मौसम में हवा और पानी की वजह से कवर उड़ने लगा है, जिसकी वजह से नमी से धान अंकुरित हो रहे हैं। बहुत सारा धान तो उड़ गया, लेकिन बीच में जो 3 माह से डीओ कटा हुआ है, तो कुछ मिलर्स यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। तो कई प्रकार के उन लोग हाँ आ रहे हैं बोल के बहाना बनाते हैं, किस कारण से आ नहीं रहे हैं और उठा नहीं रहे हैं। कितना धान लगभग बचा होगा यहाँ पर? हमारे पास लगभग अभी भी 11,430 बोरा हमारे पास अभी मौजूद है। अच्छा ये बताइए, ये आप अभी देख रहे थे कि धान का थरहा लेके जा रहे हैं, इसका क्या उपयोग करेंगे आप लोग और ये कैसे आप लोगों को पता चला? ये रोपाई के लिए काम आएगा। अच्छा, कैसे रोपते हैं इसको? इसको जोताई करने के बाद एक साथ ऐसे उखाड़ के लगाते हैं ना। लगाते हैं? हाँ, रोपाई करते हैं, रोपा। हाँ। ये तो रहे केंद्र प्रभारी के तर्क, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन बारिश में धान खराब होने के लिए यूं ही छोड़ देगा? धान के उठाव के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे? बारिश का बहाना कर अगर औने पौने दाम पर धान बेच दिया गया तो इससे लाखों रुपए के राजस्व का सीधा नुकसान सरकार को होगा। राजस्व का ये सबसे बड़ा नुकसान है। सरकार समर्थन मूल्य पर जो है किसानों से खरीदी करती है, लेकिन जब समय आएगा तो वही किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे और शासन प्रशासन जो समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है उन्हें कितना नुकसान होगा कि राइस मिलरों को कम दाम पर यानी कि औने पौने दाम पर उन्हें बेचना होगा और सीधा नुकसान जो यहाँ के प्रभारी है उन पर भी होगा। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कितना संज्ञान लेता है और इस धान का उठाव आखिर कब होता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।